सर का नाम है शैलेंद्र सिंह, अभी हाल ही में फाउंडर एंड सीईओ हैं Samya.ai के। जैसा कि संजय सर ने बताया कि मार्केटिंग के साथ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो एक पूरा मिश्रण है उनका, उस कंसेप्ट पर काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ मार्केट्स एंड मार्केट्स के बोर्ड मेंबर के तौर पर भी अभी कार्यरत हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई करी और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से भी इन्होंने पढ़ाई की है। और फिर बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी सर ने एग्जीक्यूटिव कोर्स करा लॉन्ग टर्म नेगोशिएशंस का। तो एक तरफ देखें तो एकेडमिक तौर पर भी और एक्सपीरियंस के तौर पर भी मैं कहूंगा कि तकरीबन 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस सर के पास है डोमेन में, मार्केटिंग में। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर एड अपग्रेड के इस प्रोग्राम में, और आपका धन्यवाद आप आए, आपने समय निकाला। तो शुरुआत पहले आप ही से करेंगे कि आप अपनी इस जर्नी को कैसे देखते हैं। मतलब दिल्ली, फिर यूएस, पढ़ाई में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, और अब एक सक्सेसफुल आपका एंडेवर है, आप उसको लीड करते हो। ये एक जर्नी पूरी कैसे रही अगर आपको शेयर करना हो तो? हाँ, नो, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे चांस दिया बात करने के लिए यहाँ पे। तो मैं शुरू करता हूँ कि आई थिंक वन ऑफ द थिंग दैट विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को कि खुद को समझना और खुद को बिलीव करना कि हम में बहुत पोटेंशियल है। तो जब मैं इंडिया में मैंने पढ़ाई की तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे फादर जो है वो टीचर थे, और मैं शुरू से ही ये कोशिश करता था कि मुझे जल्दी से नौकरी करना है। तो जब मैंने शुरू किया तो बीकॉम ऑनर्स किया, ICWA किया, लेकिन मुझे बहुत जल्दी मैं बहुत यंग था जब मैंने अपनी नौकरी शुरू कर दी। और पूरे जर्नी में मुझे लगता है कि एक चीज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा मेरे लिए इज जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। अगर आप रियली अगर हर आदमी अगर सक्सेसफुल होना चाहता है तो सबके अंदर टैलेंट है। आई थिंक एक बिलीफ है मेरे अंदर कि टैलेंट जो है वो सबको बराबर मिला है। जब लोग वंस पीपल बॉर्न दे हैव द सेम टैलेंट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप उसको कैसे नर्चर करते हैं, आप उसको कैसे फोकस करते हैं, और आप कैसे फोकस करते हैं कि मुझे बहुत मेहनत करनी है। सो मेरी जर्नी में दो तीन चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रही कि मैं बहुत मेहनती था, और मैंने कभी ये नहीं देखा कि मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा मेहनत करने का, बट वो मेरा खुद का पैशन था, और वो पैशन मेरा आज भी है। तो आज भी मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे काम करने की ज़रूरत है, बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैंने कंपनी खोल दी है और अगर मैं CEO हूँ तो मैं चुपचाप मतलब मैं अपना हिस्से का ही काम करूँ तब भी हो सकता है, लेकिन मेरा पैशन है कि पूरे समय काम करना, लोगों से बात करना। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइफ में कि बहुत जरूरी है कि मेहनत करना। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप लोगों से बात करते हैं तो वो हमेशा सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि बहुत सक्सेसफुल हम रहे, हमने ये किया, फिर US आ गए और काफी सक्सेसफुल रहे। बट आई थिंक इन द एंटायर जर्नी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में बहुत बार आपके सामने फेलियर आएगा, और आप उस फेलियर से और अच्छा कैसे बन सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बहुत सारे लोग जब पहली बार कुछ भी गलत होता है या फेल करते हैं, सो दे जस्ट बैक आउट। उनको लगता है कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए बिकॉज ये मुझसे नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर पैशन है और अगर आप अपने आप में बिलीव करते हैं तो कभी भी वो पैशन नहीं छोड़ना चाहिए, और फेलियर से आदमी को बहुत सीखने को मिलता है।
जब मैं पहला अपना जॉब शुरू किया था तो एक अपट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब कंपनी हुआ करती थी और वो गवर्नमेंट कंपनी थी। और उसमें मैं बहुत मेहनत करता था, क्योंकि बाकी वो सरकारी कंपनी थी तो लोग काम नहीं करते थे, और मैं बाकियों का काम भी करता था। और 3 साल के बाद वो कंपनी में लॉकआउट हो गया बिकॉज ऑफ सम यूनियन प्रॉब्लम इन दिल्ली, और एवरीबडी लॉस्ट द जॉब। सो मैं भी मेरा भी जॉब चला गया था। और लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे साथ के लोग थे, उन लोगों को लगा कि ये तो बहुत मुश्किल है कॉर्पोरेट लाइफ। किसी ने बिजनेस खोल लिया, किसी ने कुछ और स्मॉल दुकान खोल लिया। बट मुझे बहुत क्लैरिटी था कि मुझे जो है और अच्छी जॉब मिलेगी, और मुझे, और मैंने इतना मेहनत किया है तो मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए। तो फेलियर जो है वो बहुत बार आपके सामने आएगा और आपको उससे उभरना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैंने अल्काटेल ज्वाइन किया जब अल्काटेल इंडिया में आई। और मैं सैटरडे को भी ऑफिस जाता था, संडे को भी ऑफिस जाता था, और ऐसा नहीं था कि मुझे बोला जाता था। जब मुझ में पैशन था कि मुझे काम करना है, कंपनी को बड़ी बनानी है। और 5 साल में वो बहुत बड़ी कंपनी हो गई थी इंडिया में। और फिर उसके बाद छोड़ के मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया, जहाँ पे कि ना तो कोई कस्टमर था, ना पैसा था, और ना एम्प्लॉय थे। सिर्फ एक बहुत बड़ी कंपनी करने के बाद मैं 3 फाउंडर के साथ कंपनी ज्वाइन किया। उस कंपनी का नाम था दक्ष। वो बाद में बहुत बड़ी बीपीओ कंपनी बनी। तो मैंने ज्वाइन किया, और एक बहुत बड़े एयर कंडीशनड ऑफिस में काम करने के बाद एंड दिस इज 1990 की बात कर रहा हूँ मैं, 1994 की। मैंने वो छोड़ के 3 फाउंडर के साथ ज्वाइन किया, जो हम एक कमरे में बैठे थे, और हम सुबह 7 बजे ऑफिस आ जाते थे। बहुत सारे फाउंडर चप्पल पहन के आते थे, हम लोग, पंखा चलता था, हम सोचते थे कि कैसे कंपनी बनानी है। और बहुत जल्दी हमने पैसा रेज किया, क्योंकि इतना ज़्यादा पैशन था कि सबको दिखा कि ये लोग कंपनी बना सकते हैं। फिर हमने वो कंपनी बनाई। 4-5 साल में हमने 5,000 लोगों की कंपनी बना के IBM को बेच दी। IBM बॉट इट, एंड देन IBM ने मुझे बोला कि तुम US मूव करो और इस कंपनी को और बड़ा करो। तब मैं US मूव किया 2005 में, और उस कंपनी को 5,000 के एम्प्लॉय की कंपनी को हमने 1 लाख की एम्प्लॉय कंपनी बनाई IBM में। उसके बाद फिर मैंने एक और स्टार्टअप किया 2011 में। आई वॉज द यंगेस्ट सीनियर पार्टनर इन IBM। लेकिन फिर मैं छोड़ के स्टार्टअप ज्वाइन किया एनालिटिक्स की, जिसका नाम है अभी इंडिया में काफी, म्यू सिग्मा। तो उसमें मैंने 7 साल काम किया। उस कंपनी को $20 मिलियन रेवेन्यू को 200 मिलियन तक लेके गए, 100 मिलियन की प्रॉफिटेबिलिटी बनाई। उसके बाद उसमें मैं CEO बना 1 साल के लिए। फिर उसको छोड़ के फिर मैं मार्केट्स में गया। उस कंपनी को भी मैंने काफी मेहनत करी, काफी एक्सपेंशन किया। वो इंडिया की कंपनी थी, गार्टनर से कम्पीट कर रही थी। अभी वो जापान में है, US में है, यूरोप में है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी कंपनी करनी चाहिए, तो अभी हमने अपना कंपनी शुरू किया है। तो द एंटायर जर्नी, पूरे जर्नी में मुझे लगता है कि 2-3 चीज विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट वाज कि परसेवरेंस। आप छोड़ो मत किसी चीज को, फॉलो करते रहो, और लगे रहो आप। दैट इज वन। सेकंड इज, आप हमेशा सोचो कि क्या नया हो रहा है और हम कैसे नई चीजों से जुड़े। तो जैसे मैं अपना करियर शुरू किया था, तो मैं टेलीकॉम कंपनी में काम करता था, जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चर करते थे। उसके बाद मैं BPO कंपनी में गया, जब BPO इंडिया में कोई जानता नहीं था। उसके बाद फिर मैं IBM में आया। उसके बाद फिर मैं एनालिटिक्स में ज्वाइन किया, जब एनालिटिक्स शुरू हो रहा था दुनिया में, और बहुत बड़ी कंपनी बनाई। उसके बाद फिर हमने अपना एनालिटिक्स कंपनी शुरू किया, AI कंपनी शुरू किया, दैट इज आल्सो मच अहेड ऑफ द गेम, जिसमें हम CPG कंपनीज के लिए डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो आई बिलीव दैट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि I will share video that you should share with everybody. That video talks about the belief system. एंड वो बिलीफ सिस्टम जो है वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो, मार्केटिंग और सेल्स, दिस इज आर्ट एंड साइंस। व्हेन आई से आर्ट एंड साइंस, एक तो ये है कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचते हो,
और दूसरा क्या है कि आपने कैसे विजन सेट करते हो कस्टमर को कि व्हाई वी विल बी द सक्सेसफुल, व्हाई आई विल मेक यू सक्सेसफुल. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन सेल्स और मार्केटिंग इज दैट आप अपने प्रोडक्ट को बिलीव करते हो कि नहीं, आप अपने आप पे बिलीव करते हो कि नहीं. मोस्ट सक्सेसफुल सेल्स के जो लोग होते हैं, मार्केटिंग के जो लोग होते हैं, वो वही लोग होते हैं जिनको जो अपने को प्रोडक्ट को इंटरनलाइज कर लेते हैं. उनको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छा है, मेरी टीम सबसे अच्छी है और मैं सबसे अच्छा हूँ. तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप हमेशा ये फोकस करें. अगर आपको जबरदस्ती का एक्सेप्ट ना करें. अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको मत बेचें. अगर आप उसको मार्केटिंग मत कीजिए. अगर आपको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट बाकियों से अच्छा नहीं है तो प्रोडक्ट मार्केटिंग कीजिए मत. लेकिन अगर आपको बिलीफ सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एक एग्जांपल मैं दूंगा, जो वीडियो आप लोग को देखना चाहिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, इट ओनली टॉक्स अबाउट द बिलीफ सिस्टम कि एप्पल जो है वो क्यों सक्सेसफुल हुआ. सो एक बहुत सारे लोगों ने स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ा होगा. तो स्टीव जॉब्स जब एप्पल आईफोन लेके आए थे तो उनको बोला गया था कि ये स्टेज आप जाके इस प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंट करो. और पहली बार ऐसा था कि आईफोन के अंदर जो बार दिखता है 1 2 3 4 5 बार सिग्नल का, वो स्टेज पे जाके वो ये दिखाना चाहते थे कि देखो ये सेलफोन है और इसके अंदर इंटरनेट का 4 बार दिख रहा है. तो इससे आप बात कर सकते हैं, इससे आप गाना सुन सकते हैं, इससे आप वीडियो कर सकते हैं. लेकिन जब वो स्टेज पे गए तो जो बार है वो बार 4 बार से 4 सिग्नल बार से वो एक बार पे आ गया. बट ही बिलीव्ड हिज प्रोडक्ट सो मच कि उसने अपने सीटीओ को मैसेज किया कि मुझे ये अगले 5 मिनट में ये 4 बार चाहिए, सिग्नल चाहिए. और सीटीओ ने बोला कि ये दिस इज नॉट पॉसिबल, ये है ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि हम ऐसे जगह में कर रहे हैं अनाउंसमेंट कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आएगा और हम कर ही नहीं सकते, दिखाई नहीं सकते. तो स्टीव जॉब ने बोला कि इसको हार्डकोर कर दो. और वो जो पहली बार उन्होंने प्रेजेंट किया था जिसमें 4 बार था, वो हार्ड कोडेड था, वो एक्चुअल बार नहीं था. बट ही बिलीव्ड कि अगर ये 4 बार नहीं भी है तब भी ये नेक्स्ट टाइम तक में ये 4 बार हो ही जाएगा बिकॉज ऑफ द टावर दैट विल पुट. सो यू हैव टू बिलीव द प्रोडक्ट टू अ लेवल where the world will say that I don't believe, but आपको बिलीव करना पड़ेगा. सेम स्टोरी अमेजोन का है. जेफ बेजो बहुत पहले से, he was 20 years back, I interacted with him and he was very clear कि पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन पे चली जाएगी. और मैं ऑनलाइन पे जो है अभी मैं किताबें बेच रहा हूँ, बट फ्यूचर में सब कुछ बेचूंगा और सब कुछ बिकेगा. और लोग हंसते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग दुकान नहीं जाएंगे और आपकी वेबसाइट से वो लोग खाना खरीदेंगे, किताब खरीद के अलावा कपड़े खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे. लेकिन ऐसा हुआ. तो 2 3 4 लर्निंग है. जो की लर्निंग दैट आई गॉट वाज you have to be very very passionate about what you're doing, and you have to believe in yourself, your product and the market. And once you are once you believe that, then I think things will become real. And in the journey you have to work very very hard. So these are some ये थोड़े चीजें हैं जो मैं सोचा आपको बताता हूँ. बट आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं बहुत और भी स्पेसिफिक आंसर कर सकता हूँ. तो ये एक शैलेंद्र सर काफी मैं कहूँगा ब्रीफ में आपने बहुत कुछ बताया. आपने बात करी हार्डवर्क की, परसिवरेंस की, और एक विजन, बिलीफ. तो हम इस सेशन में इन्हीं सब चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. और एक फॉलो अप में क्वेश्चन ये रहेगा कि जब आप अभी यहाँ पर ये सभी अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं जो एडअपग्रेड से जुड़े हुए हैं, तो आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी? दिल्ली विश्वविद्यालय में आना, वहाँ बीकॉम करना, तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस, और उसका कैसे आपने फायदा उठाया? क्या ऐसी चीजें थी जो आपने की जिससे आपको लगा कि अच्छा ये कुछ स्किल्स मैंने गेन की अपने लर्निंग पीरियड में, कॉलेज लर्निंग पीरियड में, जिसने आपको आगे हेल्प करा? तो उसके बारे में अगर आप बताएं तो. हाँ, एब्सोल्युटली. सो मुझे लगता है कि
कॉलेज, हर आदमी कॉलेज जाता है, हर बच्चे कॉलेज जाते हैं। कुछ जो जाते हैं वो बहुत माइंड सेंट्रिक जाते हैं कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, और उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है लाइफ में। बहुत सारे बच्चे घर के प्रेशर में रहते हैं कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, फिर मुझे देखना है कि मुझे क्या नौकरी की। मेरे साथ क्या था कि मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था अकाउंटिंग से, फाइनेंस से, इकोनॉमिक्स से, मार्केटिंग से, सेल्स से। तो जब मैं बीकॉम ऑनर्स में गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं सुबह से दोपहर तक क्लास करता था, और मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि ये कैसे फाइनेंस होता है, कैसे अकाउंटिंग होता है, कैसे बुक कीपिंग होती है, और कैसे मार्केटिंग सेल्स होता है, कैसे इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है। तो स्कूल में, कॉलेज में, आई थिंक और खास करके इंडिया में आपको बहुत सारी चीजें जो है आउटसाइड द बुक इज नॉट टॉट। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप कॉलेज में जाते हैं तो एक तो है कि स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन आप पढ़ रहे हैं, अच्छा मार्क्स लेके आ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बट मुझे लगता है कि वो उतना इम्पोर्टेंट जितना इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये सोचें कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग, एंड डू यू रियली एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग और नॉट। जैसे कि मेरे दोनों भाई जो थे, बड़ा और छोटा, वो उन दोनों ने साइंस पढ़ा, लेकिन मैं जब 10th ग्रेड में था तभी से मुझे पता था कि मुझे साइंस नहीं पढ़ना है, मुझे तो कॉमर्स ही पढ़ना है, मुझे अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। सो एक बार वो क्लैरिटी जरूर लाना चाहिए। और जब मैं कॉलेज में था तब मैं कॉलेज के साथ साथ ही ICWA करता था। तो मैं कॉलेज से आता था दिल्ली यूनिवर्सिटी से घर 5 बजे तक, और फिर मैं 6 बजे निकल जाता था, क्योंकि मेरी 7 बजे से 10 बजे तक मेरी क्लास होती थी लोधी रोड में ICWA के लिए। तो मुझे पता था कि कॉलेज तो एक चीज है, लेकिन ICWA इसलिए करना है कि इट इज लाइक अ CA, विच CA आप ग्रेजुएशन के बाद ट्रेनिंग करते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं तब करते हो। इसमें क्या था कि आप रिटन एग्जाम दीजिए, अगर आपका आ गया तो आप उसके बाद आप कॉलेज के साथ साथ कर सकते हैं। तो मैं कॉलेज के साथ साथ करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे कोर इन माय हार्ट वाज दैट मुझे बहुत अच्छा अकाउंटिंग आना चाहिए, बहुत अच्छा फाइनेंस आना चाहिए, बहुत अच्छा मार्केटिंग सेल्स के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए। और मुझे ऐसा दिखता था कि अगर मैं ये अच्छी तरह सीख लूँ तो मुझे अच्छा जॉब मिलेगा, मुझे ऐसी जॉब मिलेगी जो मेरी मन की पसंद की है। तो मेरा मेरा एक माय ओनली सजेशन, एक सजेशन है कि अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, कि कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कि आर्ट्स पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप उसको रिफ्लेक्ट कीजिए कि आर यू एंजॉइंग दैट और नॉट। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप अपनी चीज जो आप करना चाहते हैं आप वो पढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर आप वो नहीं पढ़ रहे हैं देन आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आप अच्छा मार्क्स ले आओगे, ग्रेजुएट हो जाओगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि लाइफ में क्या करना है अचीव। सो एंड दैट इज अ डिफरेंस दैट आई सी। मैं डिफरेंस देखता हूँ इंडिया और यूएस में, कि यूएस में बच्चे कभी भी उनको ये नहीं बोला जाता है कि आपको इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर बनना है, वो अपने आप बनते हैं। मैंने देखा है लोगों को कि वो जाते हैं पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग, फिर वो 1 साल के बाद छोड़ के चले जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, या हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिकॉज उनका माइंडसेट उस समय तक बहुत क्लियर होता जाता है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है और मुझे वही पढ़ना है, ताकि मैं उसके अंदर बहुत अच्छा करूं। सो मेरा अनुभव बहुत अच्छा था कॉलेज का, दैट कि लोग जाते थे, पढ़ाई होती थी, बट मैं उतना ज्यादा खाली करिकुलम में फोकस्ड नहीं था। मैं उस पर भी फोकस था कि मुझे ICWA करना है, मुझे और एक्सपीरियंस लेना है। इनफैक्ट जब मैं 3rd ईयर में था तो मैं पार्ट टाइम नौकरी भी करता था, टू इंश्योर कि जो मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैं, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके उनकी किताबें लिखता था, उनके अकाउंटिंग को बुक्स की देखता था। सो आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप वही पढ़ रहे हो जो आपको अच्छा लगता है,
और आप उससे एसोसिएटेड और क्या चीज कर सकते हो जिससे कि आपका अच्छा अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। क्योंकि एक बार जब आप एक्सपीरियंस करोगे प्रैक्टिकली, तो कई बार ऐसा लगेगा कि ये गलत है मेरे लिए, और अगर लगता है कि वो गलत है आपके लिए तो उसको चेंज कर देना चाहिए। सो वो है मेरा पर्सपेक्टिव। बट आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना, इट वाज गुड एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो आपने एक आपका एकेडमिक फोकस कॉलेज में भी रहा और साथ ही साथ एक ICWA जो आपने एक पैरेलली कोर्स भी करा। पर सर ये करेक्ट। दोनों चीजें अगर देखें तो बहुत एकेडमिक चीजें थी, और फिर आपने थर्ड ईयर में जाकर के पार्ट टाइम जॉब करी जहां पे आपको पता लगा कि कैसे ये चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक जो सवाल है कि पढ़ाई या अकाउंटिंग या फाइनेंस इसके अलावा कोई स्किल हो जो मान लीजिए कि कम्युनिकेशन स्किल है, काफी जरूरी है मार्केटिंग की फील्ड के लिए, तो उसमें आपका अगर कोई एक्सपोजर रहा हो कॉलेज में कि अच्छा ये यहाँ से वो एक स्किल था जो डेवलप हुआ, और तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा इनलाइटन करें आप। हाँ नहीं, बहुत, हाँ, दिस इज गुड, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैंने देखा है कि मैं एक्चुअली अनलाइक मेनी अदर पीपल, मैं बहुत शाई था। मैं ज्यादा बातें नहीं करता था लोगों से। जब तक मैं इसमें गया तब तक मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। मैं बहुत घबराता था। अगर स्कूल के अंदर अगर मुझे कुछ बोलना होता था स्टेज पे, तो मैं बहुत नर्वस होता था। आई थिंक कॉलेज के अंदर हमें एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला कि आप डिबेट कीजिए, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आपको कोई डर नहीं है। आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप कॉलेज में हैं, आप तो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कम्युनिकेशन स्किल यू नो जब आप थोड़ा सा उसको सीखिएगा कि कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल अबाउट कि आप कितने क्लैरिटी आपके पास है जो आप बोल रहे हैं। अगर आपके पास क्लैरिटी है जो आप बोल रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस लाना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है, फिर भी आप इतनी अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो मोर देन द कंटेंट, ये कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। आपको ये नहीं सोचना है कि बाकी के लोग क्या सोच रहे हैं, कौन क्रिटिसाइज कर रहा है, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन खराब बोल रहा है उसके लिए। बट आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोलिए। इसकी मुझे बहुत लर्निंग मिली कॉलेज में। मैंने देखा कॉलेज में बच्चे डिबेट कर क्लासेस अटेंड करते थे। कॉलेज में लोग एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग इवन। बहुत सारा मैंने सीखा जब कॉलेज के इलेक्शंस होते थे। जब मैंने देखा कि कॉलेज के इलेक्शंस में जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे, वो लोग स्टेज पे आके अपने बारे में कितना अच्छा बोलते थे, कितने कॉन्फिडेंट थे, अपना एजेंडा बनाते थे कि हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे। तो उन सब चीज़ों से काफ़ी सीखने को मिला। कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पब्लिक के सामने क्राउड में बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सो वो लर्निंग मुझे काफ़ी मिला कॉलेज में। मुझे ICWA में भी मिला, बिकॉज ICWA में ऐसा होता था कि उस समय के ज़माने में टीचर ये बोलता था कि कई बार कि स्टूडेंट को बोला बोला जाता था कि आप आके एक्सप्लेन कीजिए इसको पूरी क्लास को। तो शुरू में बड़ा मुश्किल लगता था जब फर्स्ट ईयर में। बट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हमेशा ऐसा लगता था कि ये चैप्टर मैं ही लोगों को पढ़ाता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ। सो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वो पूरी जिंदगी में काम आएगा। कॉन्फिडेंस तब आएगी जब आपके पास क्लैरिटी है। और क्लैरिटी के लिए अगर आप खुद ही देखते हैं, सब लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर 3 स्पीकर हैं और 3 स्पीकर्स की बातें आप सुन रहे हैं, तो आपको उन 3 में से एक अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, एक ठीक ठाक लगता है, एक खराब लगता है। वो सिर्फ दो चीजों से जज करते हो आप। कि एक तो कि उसमें कितना कॉन्फिडेंस और पैशन था, वो कितने अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली एंड पैशनेटली बात कर रहा था। दूसरा, उसका क्लैरिटी कितना अच्छा था।
सो कम्युनिकेशन में क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो उस पर जरूर सबको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर इससे एक टेक अवे लिया जाए कि बहुत छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी, आपने बात करी कि एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती है, प्रोफेसर का कहना है कि चलो आइए ये चीज समझाइए, तो वहां पर भी उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, वो शायद एक मैं कहूँ तो काफी अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी रही आपके लिए। आप सर, आपने बेसिकली फाइनेंस और इस बीकॉम की पढ़ाई करी, और उसके बाद आपने बताया आपने आईबीएम के साथ काम करा, आप अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात कर रहे हैं, आपका जो अभी का वेंचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, आपने एनालिटिक्स की फील्ड में काम करा। तो ये एक जो मैं डाइवर्सिटी देख रहा हूँ कि एक तो हार्डकोर टेक्नोलॉजी की चीज हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स हो गया, और उसके बाद आईबीएम, तो ये मिश्रण कैसे आया आपकी करियर ट्रेजेक्टरी में? बहुत अच्छी, इट्स गुड क्वेश्चन। यू नो, ये जब आप पहला जॉब शुरू करते हैं तो यू नो, ये ऑल्सो आई वाज लकी ऑल्सो, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आपको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो, और ये एजुकेशन में भी है, ये कॉलेज में भी है, आप सिर्फ ये मत सोचना कि जो आपको काम दिया गया है वो आपको वही करना है। आपको जो काम नहीं दिया गया है आप वो कितना कर रहे हो उस पर काफी डिपेंड करता है, और आप कितना सीखना चाहते हो। तो जब मैं अल्काटेल में था तब मैं फाइनेंस का एग्जीक्यूटिव था। जब मैं दक्ष में गया तब मैं सीएफओ था। लेकिन जब मैं सीएफओ था तो मेरा सीईओ हर बार मुझे मुझे उसने कभी पूछा ही नहीं कि क्या हो रहा है बैलेंस शीट में, क्या हो रहा है अकाउंटिंग में। वो मतलब उसको उसने देखा कि मैं हर चीज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जाके ऑपरेशंस के साथ बैठा रहता था, देखता था कि वो कैसे ईमेल का जवाब देते हैं लोगों को, कैसे वो चैट करते हैं, कैसे वो कॉल करते हैं। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला कि ये जो अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट है, ये सब तो तुम आउटसोर्स कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई अच्छा रिटर्न या आउटकम नहीं है, बिकॉज ये सब तो मशीन से होने लग जाएंगी और बाकी के लोग कर देंगे। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या पैशन है, तो मैं हर बार बोलता था कि मुझे ये समझना है कि ये कस्टमर जो है हमारे पास क्यों आता है, और कस्टमर हमारे पास आता है तो वो खुश क्यों रहता है। तो वहां से मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया। मैंने उसी समय से सोचा कि मुझे लीडर बनना है जो कि बिजनेस रन कर सकता है। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्स एंड मार्केटिंग को, आपको पता है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, और कस्टमर्स को आप क्या कन्विंस कर सकते हो कि क्या उसके लिए सही है। तो वहां से मैंने कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया, कस्टमर से बात करना शुरू किया, और फिर एक समय ऐसा आ गया कि मुझे पूरा पीएनएल, सब लोग मेरे लिए काम करते थे, फाइनेंस भी करता था, सेल्स भी करता था, मार्केटिंग भी करता था, ऑपरेशंस भी करता था। सो मुझे पूरा एक्सपोजर मिला। बट ये एक्सपोजर इसलिए मिला कि मैं और लोगों की तरह ये नहीं था कि अगर मैं अकाउंटेंट हूँ तो मैं अकाउंट्स पे खाली ध्यान रखूं। मैं हमेशा सोचता था कि बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस पे ध्यान दो, सेल्स कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए कि आप क्या कर रहे हैं जो कि आउटसाइड योर एजुकेशन, योर आउटसाइड व्हाट यू आर सपोज टू डू, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो वहां से मुझे काफी बेनिफिट मिला कि मैं बाकी चीजें सीखा, और फिर मेरा इंटरेस्ट अलाइन होता गया। मेरा इंटरेस्ट अलाइन हुआ कि कस्टमर्स के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, कस्टमर्स के को बिजनेस लेके आना बहुत अच्छा लगता है, और वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है कस्टम कंपनी के लिए। सो मैं अपने आप ही अलाइन होता चला गया। और दूसरा चीज एस्पेक्ट ये है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं आपको ये सोचना चाहिए कि नेक्स्ट क्या होगा। तो जब मैं टेलीकॉम में मैन्युफैक्चरिंग में था तो मुझे लगा कि बीपीओ कॉल सेंटर इंडिया में पहली बार होने वाला है तो मुझे जाना चाहिए उसमें। जब बीपीओ कॉल सेंटर के बाद जब पहली बार एनालिटिक्स हो रहा था तो मुझे लगा ये एनालिटिक्स में जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट रिसर्च फर्म जो रेवेन्यू इम्पैक्ट मार्केट्स एंड मार्केट्स है, मुझे लगा कि ये बहुत नया न्यू एज प्रॉब्लम है, जो कस्टमर्स को बोल रहे हैं कि 50% रेवेन्यू विल गो अवे बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन, और बता रहे हैं कि क्या नई चीजें हो रही है। तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्ट रहा। उसके बाद फिर जब मैं अपनी कंपनी शुरू की तो भी मुझे लगा कि हमें ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए जो कि 20-20 25-25 साल से चल रही हैं और किसी ने सॉल्व नहीं किया है।
और वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो सकता है बिकॉज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है कि आप एआई एमएल को लगाइए, मशीन लर्निंग, एंड मशीन प्लस पीपल आर बेटर देन जस्ट मशीन और जस्ट पीपल। सो हमेशा ये सोचना चाहिए कि नया क्या हो रहा है जो मुझे पता होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आप काम कर रहे हैं और आपने कहा कि मशीन प्लस पीपल इज बेटर देन इधर मशीन या ओनली पीपल। तो सर कि ये जो एक आपने बात करी कि एआई और एमएल आज के टाइम पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दिन के साथ बदलती है, दिन के साथ वो अपग्रेड हो रही है। तो उसमें एक एट पेस रहना और एक पता होना कि अच्छा अब ये ट्रेंड में है, अब ये अच्छा अच्छा ये अपग्रेड आ गया, तो वो चीज आप कैसे मैनेज करते हैं कि एकदम इन लाइन रहना आप टेक्नोलॉजी के, मार्केट के और सारे फैक्टर्स के? सो उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो जब भी आप कुछ करते हैं और अगर आप बहुत मार्केट फोकस्ड हैं और कस्टमर सेंट्रिक हैं, आप बहुत मार्केटिंग फोकस्ड हैं और सेल्स फोकस्ड हैं, मार्केटिंग और सेल्स इज नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट द कस्टमर। सो अगर आप मार्केटिंग और सेल्स के बारे में सोचते हैं तो आप हमेशा कस्टमर के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप कस्टमर के बारे में सोचते हैं तो आपको हमेशा कस्टमर से फीडबैक आएगा कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। सो वन वो दैट एक्चुअली ड्राइव्स अ लॉट फॉर व्हाट न्यू थिंग्स दैट वी हैव टू डू। अगर आप जैसे एआई एमएल में हमने काम शुरू किया, हजारों कंपनियां एआई एमएल में शुरू हो रही हैं, हर जगह है, पर हमने बहुत हमारी क्लैरिटी थी कि हम सिर्फ सीपीजी कंपनी के लिए फोकस करेंगे और हम जो भी बनाएंगे अपना एल्गोरिदम वो सिर्फ पर्पस बिल्ड होगा सीपीजी के लिए, बिकॉज सीपीजी एफएमसीजी के लिए ये प्रोसेस ले 25 साल से चली आ रही है और हमने पूरा असेसमेंट किया कि यूएस में $150 बिलियन का लॉस होता है बिकॉज ऑफ दिस। और थोड़ा सा टू गिव यू लिटिल बिट ऑफ अबाउट सीपीजी एफएमसीजी, जो बिजनेस होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि आप सोचिए नेस्ले के बारे में या मोंडेलेस के बारे में या जे के बारे में, कैलॉग्स के बारे में, ये लोग इतनी सारी चीजें बेचते हैं, बिस्किट, चिप्स, कोक, डिफरेंट ड्रिंक्स, डिफरेंट फ्लेवर्स, और इतनी सारी प्रोडक्ट, इतनी सारी वेराइटीज को जब बेचना होता है तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि ये सोचना कि कितना डिमांड होगा और वो हम डिमांड को फुलफिल कैसे करेंगे और वो कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो उसमें हमने ये देखा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जहाँ पे नहीं चाहिए प्रोडक्ट आपने वहाँ प्रोडक्ट रख दिया और जहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट वहाँ प्रोडक्ट नहीं है। तो आप एक तरफ तो इन्वेंट्री का कॉस्ट बन रहा है आपका, बिकॉज आपने सामान रख दिया है वो खराब हो रहा है, और दूसरी जगह जहाँ कस्टमर को चाहिए वो नहीं है। सो हमने वो पूरा देख के फिर हमने बोला कि वी विल क्रिएट अ एआई एमएल प्लेटफॉर्म जो कि खुद लर्न करेगा कि डिमांड प्लानर जो फोरकास्ट करते थे वो बहुत मैनुअली करते थे और वो अपनी अपने हिसाब से करते थे, जो भी उनका इंट्यूशन होता था वो बोलते थे यहाँ पे 10 बिकेगा, यहाँ पे 20 बिकेगा, यहाँ पे 50 बिकेगा। तो हमने कहा कि हम पिछले 4 साल का डेटा देखेंगे और डेटा देख के हमारा मशीन प्रिडिक्ट करेगा और वो मशीन प्रिडिक्ट करेगा बेटर देन जो आदमी आज कर रहा है। और आदमी भी मशीन से डेटा निकाल रहा है, उसके बाद उस पर मैनुअल इंटरवेंशन कर रहा है, लेकिन उससे अच्छा हमने कहा कि हम रिजल्ट देंगे। और हमने ये बोला कि उसके बाद सिर्फ मशीन का जो हमारा रिजल्ट है आप वो यूज मत करो, हमने आपको अच्छा रिजल्ट दे दिया है, उसके बाद आप डिमांड प्लानर को बोलो कि उसको और इनरिच करें। सो ये एक्चुअली नया टेक्नोलॉजी, नया प्लेटफॉर्म, ये सब बहुत बज़वर्ड है। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप क्या बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो आपको ड्राइव करता है। सो हमने अपना जो भी नया टेक्नोलॉजी लगाया है और हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को चेंज करने के लिए, मुझे लगता है कि हम जैसे फेल करेंगे कस्टमर के साथ, वैसे ही हमारा और लर्निंग आएगा कि हमें और क्या चेंज करना चाहिए और क्या नई टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए और क्या नया एल्गोरिदम लगाना चाहिए। सो मार्केट बहुत सारी चीजें ड्राइव करती है
और अगर आप मार्केट और कस्टमर को हमेशा फोकस करते हो तो आप हमेशा नया चीजें सोचोगे कि अगर कस्टमर को 10% का बेनिफिट हुआ है तो मैं कैसे 20 कर सकता हूँ. सो इट्स मोर टू डू विथ मार्केटिंग एंड सेल्स एंड कस्टमर इंटरेक्शन that will help you drive to new innovations, because innovation is all about the constraint. तो ये जो, क्या ये समझना सही रहेगा कि मार्केटिंग और सेल्स और जो ये जो फील्ड है पूरी, पहला ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड है कि आप क्या प्रॉब्लम ले रहे हैं, कैसे उसे सॉल्व कर रहे हैं और कैसे उसका आउटरीच दे रहे हैं, और दूसरा कि आजकल सिर्फ जैसे पहले होता था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये R&D है, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, पर आजकल कहीं ना कहीं एक इंटर डिपार्टमेंट इंटरेक्शन से भी काफी लर्निंग और नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसा आप बात करें कि सीधा कस्टमर से इंटरेक्शन और उसको एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सोल्यूशन देना। तो इस पूरे सिनेरियो के लिए क्या ऐसी स्किल्स हैं जो आज स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर डेवलप कर सकते हैं कि उन्हें ऐसे इन्वायरमेंट में मतलब एक अच्छा ड्राइव मिले, करियर वाइज भी हो गया वो कैसे किया जाए? हाँ, सो आई मुझे लगता है कि जब एंड दिस इज मोर अ मैसेज फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू द कॉलेज. आप जब कॉलेज में होते हैं, आपको क्या पैशन है? आपका पैशन है कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है कस्टमर के लिए, तो वो पैशन के हिसाब से काफी आपका अलाइनमेंट हो जाता है. अगर आज के डेट में आप देखिए तो कॉलेज के समय बहुत सारे लोग कंपनी शुरू कर रहे हैं. इंडिया में फ्लिपकार्ट शुरू हुआ, बट फ्लिपकार्ट थोड़ा बहुत अमेजोन का कॉपी था, बट देर आर लॉट ऑफ न्यू कंपनीज आर कमिंग इंडिया जो कि नई नई चीजें कर रहे हैं. वो इसलिए कर रहे हैं कि जब वो कॉलेज में होते हैं तब वो सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम ऐसा है जो कि सॉल्व हो सकता है. अगर वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है तो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं. अगर वो नॉन टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग और सेल्स के लोग हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर मुझे कस्टमर का सॉल्व करना है तो मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए. फिर वो अपने आप ही ढूंढते हैं कि कौन सा आदमी जो है वो टेक्नोलॉजी का है, वो मेरे लिए सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम. सो ये अपने आप ही अलाइनमेंट हो जाता है. अगर आप किसी भी कंपनी को देखिए तो हम यूएस में या इंडिया में हर जगह बोलते हैं कि कंपनीज ऑपरेट इन लॉट ऑफ साइलोज. द रीजन हम बोलते हैं कि साइलोज में, बिकॉज जो आपने बोला कि फाइनेंस वाले जो है वो फाइनेंस का काम करते हैं और उनको मतलब नहीं होता कि सेल्स में क्या हो रहा है, मार्केटिंग में क्या हो रहा है. वो लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हैं और आंसर्स करते हैं. तो हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि वर्ल्ड, दुनिया जो है वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है. इनोवेशन बहुत तेजी से हो रहा है, फेलियर्स बहुत तेजी से हो रहे हैं. कंपनीज जो पहले 20 साल में यूनिकॉर्न बनती थी, अब 2 साल में यूनिकॉर्न बन रही है. So, more, technology oriented companies are doing much better. तो एक एस्पेक्ट ये भी है कि जब आप कंपनी बिल्ड करते हैं, जब आप सोचते हैं कि हम कस्टमर्स को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, सो इंटर कनेक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. कि मान लीजिए कि आपने अच्छा फोरकास्ट कर दिया, आपने बोल दिया कि यहाँ पे 10 बिस्किट्स चाहिए, यहाँ पे 10 चॉकलेट चाहिए स्टोर में, लेकिन आपने उसको कम्युनिकेट ठीक से नहीं किया, उस समय इंटरेक्शन नहीं किया सेल्स के साथ या मैन्युफैक्चरिंग के साथ या स्टोर के साथ या फाइनेंस के साथ, तो वो फिर से फेल हो जाएगा. सो इंटरेक्शन, रिमूविंग द साइलो हैज बिकम वन ऑफ द बिग चैलेंज. सो आपको हमेशा ऐसे सोचना चाहिए कि अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या इंटरनल डिपेंडेंसीज हैं और क्या क्या एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हैं. इंटरनल डिपेंडेंसीज जो है वो आपको सारी अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा. और एक्सटर्नल डिपेंडेंसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपको फैक्टर करना होता है. जैसे कि वेदर है, अगर रेन हो रहा है तो आइसक्रीम कम बिकेगा, ठंड हो रही है तो आइसक्रीम कम बिकेगा. सो आपको वेदर का फैक्टर हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक का हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक का हो गया, कोविड का हो गया. सो जब आप सोचते हो कि साइलोज को हटाने के लिए, तो देयर आर 2 फैक्टर, एक इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है. और इन सब में मार्केटिंग और सेल्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
क्योंकि वो कस्टमर सेंट्रिक होता है, तो कस्टमर्स के बारे में सोचते हैं। कस्टमर्स के बारे में सोचने पे आपको ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि हमारा इंटरनल फैक्टर को कैसे हटाना है, एक्सटर्नल फैक्टर को कैसे हटाना है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, न्यू एज टेक्नोलॉजीज जो कि बहुत तेजी से डाटा को इंटीग्रेट करें और रिजल्ट दें। सो दोज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट हैपेंस। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भी हो गया, और आपने पहले भी बताया कि इन सभी चीजों में भाई एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, या फिर जैसा आपने कहा कि मेरे को एक लीडर बनना था और उसीलिए मैंने सारी चीजें सीखी। जब आप स्टार्टअप था आपका दक्ष, तो एक जो ये एटीट्यूड है, ये लर्नर्स एटीट्यूड, देखे कि अगर आपने बाद में जाकर के भी हार्वर्ड में एडमिशन लिया, और जिस तरीके से आपका अप्रोच है पूरे फील्ड के लिए कि अच्छा ये नई चीज है तो इसको सीखा जाए, तो ये कैसे डेवलप करा जाए और साथ ही इसको सस्टेन कैसे किया जाए कि ये रहे हमारे साथ। बहुत अच्छा, गुड क्वेश्चन। सो मुझे लगता है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है दुनिया में। अगर चीजें जैसे कि मैं अपने बच्चों को बहुत बोलता था कि तुम लोग स्पेलिंग सीखो, ग्रामर सीखो, और वो लोग अभी मेरी तरह नहीं है, वो न्यू एज किड्स। सो वो बोलते हैं कि मुझे स्पेलिंग सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, ये सारा ऐप में है। स्पेलिंग भी अपना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अपने आप ठीक कर देता है, ग्रामर भी टेक्नोलॉजी ठीक कर देता है। सो ये इन सब चीजों से हमें ये पता लगता है कि चीजें जो है बहुत तेजी से चेंज होती रहेंगी, और अगर चीजें तेजी से बहुत तेजी से चेंज होंगी तो जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस विल बिकम ऑब्सोलेट। एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकम्स इन लाइफ इज लर्निंग। लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बन जाती है। और सिर्फ लर्निंग नहीं, द स्पीड ऑफ लर्निंग। So the future world will be differentiated for the people who can learn faster than others. So speed of learning will be the differentiation. So हमें ये हमेशा सोच के चलना चाहिए कि जो आज हमें पता है वो कल वैल्यूएबल नहीं रहेगा। तो अगर आपको ये पता है कि हमें जो आज आता है उसका वैल्यू नहीं रहेगा कल, तो आप हमेशा नई चीजें सोचेंगे, और जब आप नई चीजें सोचेंगे तो आप नई चीजें सीखेंगे। और अगर आपने अपना हैबिट बना लिया कि मुझे हमेशा सीखते रहना है क्या नई चीजें हो रही हैं, तो वो बहुत सस्टेनेबल रहता है। बिकॉज वो आपको पता है कि मुझे जो आज पता है वो कल खत्म हो जाएगा, तो आप हमेशा सोचोगे कि मुझे नई चीज सीखनी है, और वो सस्टेनेबल रहेगा। बिल्कुल। सो द क्यों फ्यूचर विल बी लर्निंग, स्पीड ऑफ लर्निंग स्पीड एक्चुअली। ऑफ लर्निंग एक की है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी फील्ड है उसके साथ एक बहुत कंटेम्प्रेरी डिबेट भी जुड़ा रहा है कि क्या एआई मतलब के आने से जॉब्स को खतरा होगा, या फिर एक जॉब इनसिक्योरिटी भी। डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ये सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है जो कि मार्केटिंग की फील्ड को, या फिर मार्केटिंग ही नहीं पूरी फील्ड को चेंज करने वाली है। तो जो स्पीड ऑफ लर्निंग है और एक जो आपका जिज्ञासा है उसको मरने ना दिया जाए, वो एक की टेक अवे रहेगा इसका। सर अब थोड़ी सी बात करते हैं कि एक एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर की। आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा फील्ड में, तो आप जब आप पीछे मुड़ करके या अपने आसपास मार्केटिंग की फील्ड को देखते हैं, तो क्या ऐसी स्किल्स हैं जो अभी डिमांड में हैं? क्या ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे वो स्किल सीखी जा सकती हैं, या फिर एक एक रिक्रूटर पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या स्किल सेट है जो कि कंपनी एक्सपेक्ट करती हैं और कारीगर भी साबित होता है सभी बच्चों के लिए? हाँ, बहुत अच्छा। सो आई थिंक जो मार्केटिंग, जैसे कि मैंने बोला कि वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्टर, लर्निंग बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, स्पीड ऑफ लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से मार्केटिंग और सेल्स या मार्केटिंग के अंदर आपको अगर सक्सेसफुल होना है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वेयर इज द वर्ल्ड मूविंग, दुनिया किस तरफ मूव कर रही है। तो कोविड से पहले हर एक कंपनी इस बातें करती थी कि डिजिटलाइजेशन, लेट्स हैव एवरीथिंग डिजिटल। अब कोविड के बाद वो 5 गुना बढ़ गया
क्योंकि कंपनियां बोल रही हैं कि मार्केटिंग वाले लोग फिजिकली तो नहीं जाके बेचेंगे, फिजिकली तो मार्केटिंग नहीं करेंगे। आज की डेट में कोई पेपर मीटिंग नहीं होती है, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है कि आपके पास आएगा भी कोई चीज पढ़ने के लिए, बुक तो आप नहीं पढ़ोगे। सो मार्केटिंग के फील्ड में लोगों को बहुत डिजिटल वे ऑफ मार्केटिंग दे शुड लर्न, बिकॉज दैट्स व्हाट विल बी द फ्यूचर, कि हाउ I will bring a technology that will help me do the marketing. तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने देखा है मार्केटिंग पहले न्यूज़पेपर में आता था, फिर टीवी में आता था, फिर रेडियो में आता था, फिर फिर ईमेल पे आने लग गया। लेकिन आज के डेट में मार्केटिंग हैज रीच्ड टू अ वेरी नेक्स्ट स्टेज। लोग फेशियल एक्सप्रेशन देख के आपको बताते हैं कि ये आदमी खरीदना चाहता है कि नहीं खरीदना चाहता। आप मेरे पास अगर ईमेल आता है तो टेक्नोलॉजीज और मार्केटिंग में ऐसी आ गई हैं कि अगर मैंने ईमेल खोल के डिलीट कर दिया तो उनको मैसेज चला जाता है कि इसने पढ़ा नहीं, या कितना टाइम इसने स्पेंड किया ईमेल पे, 1 मिनट किया कि 5 मिनट किया कि 10 मिनट किया। अगर मैंने 10 मिनट किया तो वो मेरे पास वापस आएंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि मेरे पास मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर मैंने 1 मिनट में कर दिया तो उनको पता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। सो ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग बिकॉज द डिजिटल the AI is becoming more important for marketing also. So अगर मार्केटिंग में फ्यूचर मार्केटिंग करियर के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सोचिए कि द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, एंड उसके लिए मार्केटिंग शुड बी वेरी डिजिटल। मार्केटिंग इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, इज गोइंग टू बी द डिजिटल मार्केटिंग, AI ड्रिवन मार्केटिंग। तो उसके लिए हर आदमी स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे मार्केटिंग में करना है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, और मुझे कैसे वो सीखना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हाल ही, क्योंकि इंडिया के साथ ये एक एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम रही है कि मार्केटिंग अगर कोई बीकॉम कर रहा बच्चा करना चाह रहा है और आप कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ये एक फ्यूचर रहेगा मार्केटिंग का, तो जो ये एआई और डेटा एनालिटिक्स से ऐसी जो कोर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीजें हैं, ये सीखने का आपके कोई एक्सपीरियंस में कोई तरीका या कोई प्लेटफॉर्म, एक अप्रोच क्या रह सकती है कि एक कॉमर्स का स्टूडेंट भी ऐसी एक एआई या फिर ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीजें सीखे? हाँ, सो उसमें मुझे मेरा पर्सपेक्टिव है कि अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है या आर्ट्स का स्टूडेंट है या किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट है, अगर वो उसको लगता है कि ही वांट्स टू डू अ मार्केटिंग और मार्केटिंग उसका पैशन है, तो वो आराम से सीख सकता है। जब मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर इज अ डिजिटल मार्केटिंग, दैट डजंट मीन कि उसको एआई में जाके लिखना है, प्रोग्रामिंग करना है। दैट इज नॉट द स्किल ही नीड्स, बिकॉज उसके लिए बहुत सारे लोग हैं टेक्नोलॉजी के जो लिखेंगे। लेकिन ये पता होना चाहिए मार्केटिंग को कि मेरा फ्यूचर मार्केटिंग कैसे टेक्नोलॉजी से चलेगा। और जैसा कि मैंने बोला कि it will never be a man or machine, it will always be man plus machine, which will be the winner, which will make sense. So मार्केटिंग जो बीकॉम के लोग हैं, आर्ट्स के लोग हैं, वो बहुत ही अच्छा मार्केटर बन सकते हैं। मेरा सोचना ऐसा है कि जो लोग फील्ड के नहीं हैं वो फील्ड में आते हैं तो वो अच्छा सोचते हैं, बिकॉज वो लोग बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। सो मेरा एडवाइस ये है कि अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं मार्केटिंग में, सो पहले आपको यू हैव टू बिहेव लाइक अ 5-year-old किड। आपको ये 5 साल के बच्चे की तरह क्वेश्चन पूछना पड़ेगा हर चीज का, कि इसका क्या फायदा है, क्यों कस्टमर खरीदेगा, क्यों हम ये ईमेल भेजते हैं, इससे क्या होता है। अगर आपको बिजनेस कॉन्सेप्ट पूरा पता है मार्केटिंग में, तो टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि हब स्पॉट क्या होता है, वो कैसे ऑटोमेटेड पर्सनलाइज ईमेल भेजता है, कैसे वो ईमेल ट्रैक करता है। और लोग आपको टेक्नोलॉजी समझाएंगे कि ये नई टेक्नोलॉजी आई है, इससे मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन एज अ मार्केटर एक बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए कि
अब मैं कस्टमर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा और मैं कस्टमर को कैसे वैल्यू सबसे ज्यादा प्रोवाइड कर सकता हूँ। और उसके लिए ये सोच के चलना चाहिए कि इट इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट मैन, इट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी बिकॉज द फ्यूचर इज डिजिटलाइजेशन, डिजिटल। और उसके लिए वो क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर मैं कस्टमर को, मैं जानना चाहता हूँ कि कस्टमर खुश है कि नहीं खुश है, तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है विच कैन टेल मी। तो उनको टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट पता होना चाहिए। ही डजंट हैव टू लर्न programming, coding, but he will drive to bring the technology along with his own perspective and make it real for customer. तो ये एक अप्रोच ओरिएंटेड है कि आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, रिसोर्सेज मोबिलाइज करे जा सकते हैं, पर एक थॉट का डायरेक्शन और थॉट का प्रोसेस, वो दो चीजें हैं जिन्हें हमें फोकस करना चाहिए मार्केटिंग एस्पिरेंट्स को। सर, आपने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान बहुत अच्छी बातें बताई कि कैसे आप प्रोग्रेस करें, पर हर फील्ड की कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, हर फील्ड के कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो आपके करियर में और मार्केटिंग का जो आप मार्केटिंग के फील्ड में, सेल, फाइनेंस, इसमें जो आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ ऐसे हर्डल्स थे जिनके लिए थोड़ी मेहनत लगी या थोड़ी समझ लगी, या फिर वो कभी-कभी एक मतलब एक डेटरेंट भी बने? नहीं, अच्छा, गुड क्वेश्चन। जब भी आप कोई चीज पहली बार करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और जब तक कि आपके पास सक्सेस नहीं आ जाए आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब दक्ष में बोला गया कि तुम सेल्स और बिजनेस मार्केटिंग रन करो, तो जैसे ही मैंने वो रोल लिया था, हमारा सबसे बड़ा कस्टमर था जो 40% रेवेन्यू देता था, उसने टर्मिनेट कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही मैं बिजनेस लिया, 40% ऑफ द बिजनेस वाज टर्मिनेटेड। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन आई डिडंट लॉस्ट इट। मैं उस कस्टमर के पास वापस गया, आई केम टू यूएस to meet the customer, and then we renegotiated the contract and we were able to win back the same business for 25% value. So थोड़ा सा लॉस हुआ। मुझे लगता है कि ये हर्डल बहुत सारे आएंगे। कुछ हर्डल आपके कंट्रोल में नहीं होगा, कुछ आपके कंट्रोल में होगा, बट ये मान के चलना चाहिए कि देयर विल बी लॉट ऑफ फेलियर। दूसरा क्या है कि जैसे कि मैं कॉमर्स के बैकग्राउंड से था, और जब मुझे कस्टमर से इंटरेक्शन करने को मौका मिला, मैं बहुत पैशनेट था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कस्टमर से कैसे बात करनी है। सो मैं बहुत देखता था कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा जर्नी था, और ये बहुत डिफिकल्ट है कि अगर आप मार्केटर बनना चाहते हैं और आपने कभी भी कस्टमर से बात नहीं किया है, और आप इंडिया में बैठे हैं और आपका क्लाइंट यूएस में है, तो बच्चे बहुत झिझक होती है कि वो मुझे उसको मेरा एक्सेंट समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मुझे उसकी पूरी एक्सेंट या इंग्लिश समझ में आएगी कि नहीं आएगी। तो थोड़ी थोड़ी ये झिझक होती है। लेकिन जब आप 4 बार 5 बार कस्टमर से बात करते हैं, आपको खुद लगता है कि यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। सो कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है, बट ये सब छोटी छोटी चैलेंजेस होती हैं, बड़ी भी मांग सकते हैं। बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। मुझे यूएस में रहते हुए 15 साल हो गया, बट मैंने अभी तक अपना एक्सेंट चेंज नहीं किया। मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत क्लियर हूँ कस्टमर के साथ कि उसको क्या चाहिए, तो एक्सेंट डजंट मैटर। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर चाइनीज पीपल इन यूएस, डोंट इवन नो हाउ टू टॉक इंग्लिश। सो वो लोग लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको ऐसा नहीं लगता है। तो आई थिंक ये झिझक रहता है शुरू में, और हमें इसे डरना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, और इसे लड़ना चाहिए, और जीतना चाहिए। और जब हम जीतेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें लगता है कि हम सबसे अच्छे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। बट ऐसे पूरे एक मैंने छोटा एग्जांपल दिया था कि कस्टमर से बात, इंडिया से यूएस कस्टमर से बात करने में झिझक होती है, बट ऐसे और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप फील्ड चेंज करते हो, पहली बार कर रहे होते हो, बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो वो गलतियां जो होती हैं उनसे लर्निंग मिलती है, और उस पर बहुत सीख के उससे उभरना चाहिए। बिल्कुल।
तो अगर कॉन्फिडेंस है और पूरा टॉक से जो मैं एक कंक्लूजन निकाल पा रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और एक Yeah. लर्नर्स एटीट्यूड, ये थोड़ा रास्ता आपका आसान कर सकती है मार्केटिंग की फील्ड में। सर ये बहुत बिल्कुल, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जो एड अपग्रेड के सारे वीडियोस देख रहे हैं बच्चे, मोस्ट प्रोबेबली अंडर ग्रेजुएट्स, बिहार सेंट्रिक एक बिहार के सरकारी कॉलेजेस में पढ़ रहे, या फिर पूरे देश में कहीं भी अंडर ग्रेजुएशन कर रहे मार्केटिंग एस्पिरेंट्स है, तो एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस, जैसे कि पुराने टाइम में होता था कि एक गुरु मंत्र, वो क्या रहेगा आपकी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए? तो मेरा एक एस्पेक्ट उनके लिए ये है, मैसेज ये है कि यू नो दे आर एज टैलेंटेड एज एनीबडी एल्स। उनमें बहुत टैलेंट है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि वो अपने टैलेंट की के बारे में सोचें कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, और वो मेहनत करके काम करें, और ये सोचें कि दुनिया जो बदल रही है इतनी तेजी से, वो कैसे उसके पार्ट में रहें। द स्पीड ऑफ लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, तो हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करें, और बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आप को सक्सेस के लिए काम करें, और वो बहुत सक्सेसफुल होंगे। सबके पास बराबर टैलेंट है। आई थिंक दे हैव टू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इट रियल। बिल्कुल। तो सर आपका धन्यवाद। और इस सेशन में जो बात रही, एक बार को गिना देते हैं, स्पीड ऑफ लर्निंग और लर्नर्स एटीट्यूड, सीखने की क्षमता और जिज्ञासा, दो बड़ी चीजें। और साथ ही सर ने बात करी कि कैसे एक इंटरडिसिप्लिनरी कह लें, या फिर कि एक बैरियर ब्रेक करना कह लें, या फिर कि सिंपल एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो इन सभी बातों के बारे में हमें एनलाइटन करने के लिए और एक थोड़ा इनसाइड वाला व्यू देने के लिए काफी धन्यवाद आपका शैलेंद्र सर। और आशा है कि इस वीडियो को देख करके या इसमें जो कही गई बातें उन्हें देख करके सबको फायदा होगा और मार्केटिंग के लिए एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। और Yeah, absolutely. And Ed Justice, is doing very good job. I feel that India has a lot of young talent, and the demographically, a lot of talent across the world, across the India, और छोटी जगह बिहार और बाकी जगह में जो एड जस्टिस कर रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमें पूरा हेल्प करना चाहिए बच्चों को टू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यू। और जब भी दोबारा मौका मिलता है तो मैं फिर से किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। ये सेशन यहीं कंक्लूड करेंगे हम सर। थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। और जैसे जैसे ये वीडियो आगे जाएगी लोगों तक, वो सीखेंगे, और हो सकता है कुछ सवाल आए तो उन्हें भी हम मेल के थ्रू हो सके टैकल करने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच सर, आपको हार्दिक अभिनंदन। और सो मच। और मैं आपको भेजता हूँ एक वीडियो जो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं हाँ, लोगों को। वो हम इसके भेजते, वो वीडियो भी हम साथ में सभी को भेज देंगे। थैंक यू अच्छा, सो मच सर। थैंक बाय बाय। यू।